हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। तो चलिए, हम अपनी संसद वाला टॉपिक देख रहे थे। संसद में हम देख रहे थे संसदीय कार्रवाई किस प्रकार होती है। उसमें हमने देखा था कि 11 से जो 1 बजे तक का टाइम पीरियड होता है, उसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल दो दो तरह से के घंटे होते हैं। उसमें सदस्यों द्वारा मंत्रियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उससे आगे ही बातचीत करें। हमारा जो दूसरा सेशन था, जो 2 से 6 बजे का जो टाइम पीरियड था, उसमें क्या बात होती है क्या नहीं, उसके बारे में देखें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आज हम पढ़ेंगे जो मुख्यतः 2 से 6 बजे का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें क्या कुछ होता है। तो उसमें आते हैं मुख्यतः प्रस्ताव और जो विधेयक होते हैं वो आते हैं। तो देखते हैं कि प्रस्ताव कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक महत्व के किसी भी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी के स्वीकृति के बहस शुरू नहीं की जा सकती। कोई भी विषय है, कोई भी प्रकार का जो मामला चल रहा हो वर्तमान में किसी भी प्रकार का, तो उस पर आपको अगर बहस करनी है, उसके ऊपर कुछ बोलना है, तो आपको पीठासीन अधिकारी जो होता है लोकसभा में अध्यक्ष होगा, लोकसभा में अध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति। तो आपको इनकी अनुमति लेनी होगी और आप किसी भी प्रकार की बहस शुरू कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का प्रस्ताव ला सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः प्रस्ताव 4 प्रकार के होते 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गए महत्वपूर्ण प्रस्ताव, दूसरे हो गए स्थानापन्न प्रस्ताव, तीसरे हो गए पूरक प्रस्ताव। महत्वपूर्ण प्रस्ताव तो कौन से होते हैं? वो होते हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो। जैसे राष्ट्रपति पर अगर आपको महाभियोग लाना है, तो एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद क्या है? सर्वोच्च पद है। संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति हमारे भारत के। तो आपको उनके हटाने के लिए कोई अभियोग लाना है, तो उस प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं महत्वपूर्ण, इन पे बहस करने के लिए, इन पे चर्चा करने के लिए आपको पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। दूसरे होते हैं स्थानापन्न प्रस्ताव। ये कौन से प्रस्ताव होते हैं कि आपने कोई मूल प्रस्ताव आप लेके आए, किसी भी प्रकार का आप प्रस्ताव लाए, लेकिन उसके बाद आप तुरंत उसके बदलने के लिए कोई दूसरा प्रस्ताव लाते हैं, उसके स्थान की जगह कोई अलग प्रस्ताव लाते हैं, तो वो होता है स्थानापन्न प्रस्ताव। तीसरा होता है पूरक प्रस्ताव। पूरक प्रस्ताव क्या होता है कि आपने कोई मूल संविधान प्रस्ताव लेके आए, संविधान में कोई प्रस्ताव लाए, आप संसद में कोई प्रस्ताव ला रहे हैं, तो उस प्रस्ताव में आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है या इस प्रस्ताव की जो चर्चा है वो पूरी नहीं है, इसके लिए कुछ अन्य सहायक, इसके लिए सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आपको पूरक प्रस्ताव लाना होता है। मूल प्रस्ताव रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप जो अन्य प्रस्ताव लेके आए थे उसके पक्ष में या उसको प्रबल बनाने के लिए, तो वो होता है पूरक प्रस्ताव, उसको सहायता के लिए। तो 3 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं: महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और पूरक प्रस्ताव। महत्वपूर्ण होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों के लिए। स्थानापन्न होते हैं जो मूल प्रस्ताव आप कोई भी प्रकार का लेके आए हैं, उसकी जगह दूसरा प्रस्ताव लाने के लिए। और पूरक प्रस्ताव होते हैं मूल प्रस्ताव की सहायक के रूप में, कि आप इनको बल प्रदान करेगा। ये आप इसमें मूल प्रस्ताव में कुछ कमियां रहेगी, तो उन कमियों को पूरा करने के लिए आप दूसरा प्रस्ताव लाए हैं, जिससे मूल प्रस्ताव भी रहेगा, जो दूसरा प्रस्ताव लाए हैं वो अटैच हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पूरक प्रस्ताव। तो ये आप याद रखना कि कोई भी प्रस्ताव हो, बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बहस शुरू नहीं की जा सकती। इस पीठासीन अधिकारी है उस प्रस्ताव के लिए बहस की अनुमति देगा कि आप शुरू कीजिए, उसके बाद ही शुरू होगी। कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव किसी लिए लाते हैं कि जैसे भी कोई मुद्दा आ गया, कोई प्रस्ताव ले आए संसद में, तो उसमें वाद विवाद हो गया, सत्ताधारी दलों विपक्षी पार्टियों के बीच कोई भी वाद विवाद हो गया, तो उस वाद विवाद को ख़त्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, जैसे या फिर उसमें चर्चा, किसी भी विषय पे चर्चा पूरी हो चुकी है, तो उसमें अगर उसके बाद उसको पारित करवाना है, तो उसके लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, कटौती प्रस्ताव। तो उसमें कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है साधारण कटौती, दूसरा होता है घटकों में कटौती, तीसरा होता है कंगारू कटौती, और चौथा होता है गिलोटिन कटौती। तो आइए एक एक के बारे में जानते हैं क्या कुछ होते हैं। तो साधारण कटौती तो होती है कि किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण हो चुकी है, अब उसको मतदान के लिए रखना है, तो साधारण कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा कि ठीक है कि ये कोई विषय आया, जैसे कि कोरोना के ऊपर मान लीजिए, जैसे कि कोरोना महामारी के ऊपर कोई प्रस्ताव आया, कोरोना में क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके ऊपर पूरी चर्चा हो चुकी है, उसके लिए उसको प्रस्ताव के लिए रखना है, तो उसको बोलते हैं साधारण कटौती। घटकों में कटौती होती है कि कोई भी प्रस्ताव होता है वो लाने से पूर्व उसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत चर्चा होती है,
तो उन चर्चाओं को आप एक जगह संकलित करेंगे। कोई भी विधेयक आया तो उन विधेयक को लाने से पहले थोड़ी थोड़ी उनके खंडों के ऊपर चर्चा होगी, तो उनको एक जगह लाया जाएगा, एक उनका चर्चा का समूह बनाया जाएगा और उनके ऊपर मतदान होगा। उसके बाद उसको बोलते हैं घटकों में कटौती। उसके बाद होती है कंगारू कटौती। तो कंगारू कटौती में क्या होगा कि जो आप पूरे प्रस्ताव के ऊपर चर्चा नहीं होगी, उसमें छोटे छोटे खंडों के ऊपर जो महत्वपूर्ण खंड होते हैं, जो कुछ कुछ भाग होते हैं, तो उनके ऊपर चर्चा होती है, तो वो उनको बोलते हैं कंगारू कटौती। आप इसमें पूरे प्रस्ताव पर चर्चा न करके इसके कुछ भागों पर, इनके कुछ खंडों पर चर्चा करेंगे, तो होगी आपकी कंगारू कटौती। उसके बाद होती है गिलोटिन प्रस्ताव, गिलोटिन कटौती प्रस्ताव। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे किसी भी भाग के ऊपर आपकी चर्चा नहीं हो पाई, जैसे ये मान लीजिए कंगारू कटौती प्रस्ताव आया तो उसमें कुछ भाग बच गए, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, तो गिलोटिन प्रस्ताव में क्या होगा कि जिनके ऊपर चर्चा नहीं हो पाई उसमें मतदान से पूर्व आपकी चर्चा होगी। मतदान जब भी होगा उससे पूर्व आपको उस भाग के ऊपर चर्चा होगी। जब किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। तो 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव है। एक तो वो है जिसमें पूरी चर्चा होगी है, चलिए अब इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है, तो उसको मतदान के लिए रखा जाएगा। दूसरे घटकों में कटौती क्या होगी कि छोटे छोटे भागों में आपकी चर्चा होगी, अलग अलग भागों में चर्चा होगी, उसके बाद उनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और वाद विवाद पूरी तरह से खत्म होने के बाद उसको मतदान के लिए रखा जाएगा। तीसरी होती है कंगारू कटौती, कि इसमें क्या होगा कि आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप पूरे प्रस्ताव को आप उस पर चर्चा करें, तो उसमें क्या होगा जो महत्वपूर्ण खंड होते हैं, महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद उसको मतदान के लिए रखा जाएगा। और गिलोटिन प्रस्ताव होता है कि आपने कुछ भाग छोड़ दिए किसी प्रस्ताव में और आपको चर्चा के लिए वो ज़रूरी है, तो मतदान से पूर्व उनके ऊपर चर्चा हुई, तो वो होते हैं गिलोटिन प्रस्ताव। तो 4 प्रकार के कटौती प्रस्तावों को याद रखना। उसके बाद है विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये क्या होता है, तो जैसे किसी सदस्य ने कोई प्रश्न पूछा और मंत्री ने उसका जवाब दिया, अगर सदस्य को लगता है कि नहीं मंत्री ने इसका या तो गलत जवाब दिया है या गलत सूचना दी है या फिर सूचनाओं को छुपाया है, सही सूचना नहीं दी है, कम सूचना दी है, तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्या होता है, यह किसी संसदीय मंत्री के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है। यह किसी सदस्य द्वारा तब पेश किया जाता है जब उसे लगे कि मंत्री ने गलत सूचना देकर या सही तथ्यों को प्रकट न करे सदन के किसी एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। अगर किसी सदस्य को लगे कि उनके जो विशेष अधिकार है उनका उल्लंघन हुआ है, कैसे हुआ है कि मंत्री के द्वारा सही सूचना ना देकर या कम सूचना देकर, सूचनाओं को छुपाकर, तो ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है कि किसी भी लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। तो सदन का कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी भी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर आकर्षित कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी लंपी वायरस चल रहा है, तो कोई भी सदस्य क्या करेगा कि पीठासीन अधिकारी के अध्यक्ष या सभापति की अनुमति लेगा, और कोई भी जो उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री होगा तो स्वास्थ्य मंत्री से ध्यान आकर्षित करेगा कि बताइए कि आप लंपी वायरस के बारे में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए प्रस्ताव लाया जाए। अविलंबनीय लोक महत्व, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की जो देरी करेंगे तो उससे जो उसके बाद परिणाम निकले वो भयानक निकल सकते हैं, इसके लिए उसको अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा बोला जाता है। ये भी भारत की देन है, 1954 में आई है, इससे पहले कहीं भी इसकी चर्चा नहीं होती थी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की। जैसे कि शून्यकाल, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था शून्यकाल के बारे में। शून्यकाल भी क्या है, भारत की देन है। लेकिन शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में एक अंतर है कि प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख किया गया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आप लाएंगे तो उसमें आपको जो पीठासीन अधिकारी होता है उसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी, इसकी कैसे लाया जाएगा कैसे नहीं, इसके बारे में उल्लेख किया गया है, सब कुछ लिखा गया है। लेकिन शून्यकाल में क्या है कि आप किसी भी विषय पर कोई कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। भारत की देन है दोनों। वो 1962 में लाया गया था शून्यकाल और ये लाया गया 1954 में। उसके बाद स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव भी तो क्या होता है कि कोई भी अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा है, कोई भी प्रकार का मुद्दा, जैसे सदन में कार्रवाई चल रही है और उसके बीच में जैसे कोई भी मुद्दा आ गया कि नहीं ये लोक महत्व का मुद्दा और इसके ऊपर चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्रस्ताव चल रहा है उसके बजाय इसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है, तो ये स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। इसमें कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है इसको लाने के लिए, और कोई भी सदस्य इसको पेश कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति हो उससे संबंधित वही प्रस्तुत करे, नहीं कोई भी कर सकता है।
और ये लगे कि सदन में कार्रवाई चल रही है, आप उसको प्रस्ताव को, उस कार्रवाई को रोकेंगे और अविलंबनीय जो लोक महत्व का जो मुद्दा है उसके ऊपर कार्रवाई प्रारंभ करेगी। इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। 50 सदस्य इस पर हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद ये प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके लाने के लिए कुछ सीमाएं भी है, आपको कुछ बाउंडेशन भी है, कुछ लिमिटेशन भी है। वो क्या है? तो वो है कि इसके माध्यम से जो भी मुद्दा उठाया जाएगा वो एक निश्चित होना चाहिए, उसमें तथ्यात्मक होना चाहिए, अत्यंत जरूरी और लोक महत्व का होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका मन किया तो किसी भी मुद्दे को उठा दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो। इसमें प्रॉपर रूप से तथ्य होने चाहिए, लोक महत्व का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी विषय होना चाहिए, तभी आप इसको उठा सकते हैं। आप किसी भी साधारण प्रस्ताव को इसमें नहीं ला सकते। इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जा सकता। जब आप इस प्रकार का प्रस्ताव लाएंगे तो इसमें आपको सिर्फ एक बार में एक मुद्दा ही होगा, एक बार में आपको एक प्रस्ताव लाना होगा, बाकी एक से ज़्यादा आप नहीं ला सकते। वर्तमान घटनाओं के किसी मुद्दे को उठाया जा सकता है, न किसी साधारण महत्व के विषय को। तो इसमें आपको वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है, वर्तमान का जो मुद्दा है वही उठाया जाएगा। इसके अलावा आपको पहले का कोई मुद्दा या साधारण मुद्दा आप इसमें नहीं उठा सकते। इसके माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जाएगा। जैसे कोई मंत्री ने अगर गलत सूचना दी है या सही तथ्यों को छुपाया है तो वो आप इसमें नहीं उठा सकते। इसके लिए आपको विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना होगा। इसके माध्यम से ऐसे किसी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जिसकी चर्चा इस सदन में हो चुकी है। जैसे लोकसभा में आप किसी विषय पर चर्चा हो चुकी है, इसके बारे में कोई भी मुद्दा है, जैसे लंपी वायरस के बारे में चर्चा हो चुकी है, तो उसको आप स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से पुनः नहीं ला सकते, क्योंकि इसके ऊपर संसद में चर्चा हो चुकी है, सदन में चर्चा हो चुकी है। और अगर जैसे कोई भी विषय है, जैसे न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में उसके लिए रिट जारी कर चुके हैं, तो और न्यायालय उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, न्यायालय अपना निर्णय देगा, तो उसके ऊपर भी सदन में चर्चा नहीं हो सकती। तो न्यायालय में विचाराधीन मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती। अलग प्रस्ताव से उठाए विषय पुनः नहीं उठाए जा सकते। जैसे और भी प्रस्ताव थे, जैसे लोक महत्वपूर्ण के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, विशेषाधिकार प्रस्ताव था, आगे हम पढ़ेंगे अविश्वास प्रस्ताव भी हो गया, और भी तरह के प्रस्ताव आएंगे। तो उसमें अगर कोई प्रश्न उठा लिया, कोई मुद्दा उठा लिया, तो उस मुद्दे को स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकता। ये आपको याद रखना है, कुछ इसकी सीमाएं हैं। तो स्थगन प्रस्ताव 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और कोई भी सदस्य इसको पेश कर सकता है। इसके लिए कुछ सीमाएं हैं, ये सीमाएं आपको याद रखनी है। तो धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं तक। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताया करें, कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय।